10th क्लास साइंस। तो देखो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल मैंने बताए थे। रॉ मटेरियल कहने का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी है किसी भी ग्रीन प्लांट के लिए। जैसे कि हमारा CO2, बिना CO2 के प्लांट का गुजारा नहीं चलता। एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, जो कि प्लांट के लिए ही क्या, किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, है ना। पानी सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। इसका मतलब हम फिलहाल बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स की। ठीक है, तो अगला रॉ मटेरियल मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। लिखो कैपिटल बी, वाटर। हमें एक्सप्लेन करना है वाटर, जो कि हमारे लिए भी जरूरी है और किसी भी तरह के प्लांट के लिए, चाहे वो ग्रीन हो या ना हो। वैसे तो मेनली इस समय यहाँ पर हम ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो ग्रीन ना भी हो तो भी उसके लिए पानी जरूरी होता ही होता है। ठीक है, तो लिखो इट इज एन असेंशियल रॉ मटेरियल। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज एन essential raw material, plants absorb water। देखो प्लांट को मेनली तो मैं मालूम है वाटर कहां से मिलता है, रूट से, है ना। सोइल के जरिए उसे वो पानी मिलता रहता है। इट इज एन असेंशियल रॉ मटेरियल, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल। प्लांट्स absorb water from soil through root system। उसका ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। मतलब रूट के जरिए, तुम्हें मालूम है प्लांट के अंदर पानी पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है, तुमने 9th क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा होगा, जाइलम टिश्यू। इट इज एन असेंशियल रॉ मटेरियल, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू रूट सिस्टम, थ्रू रूट सिस्टम। लिख लो जाइलम टिश्यू, इसी के अंदर लिखना जाइलम टिश्यू। कई बार 1 नंबर में आया है, उस टिश्यू का नाम बताओ जो वाटर या दूसरे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड जाइलम। लिखो जाइलम टिश्यू, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं स्पेलिंग, खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाइलम, जाइलम टिश्यू transported water and minerals, transported water and minerals in the plants, transported water and minerals in the plants। तो देखो जरूरी नहीं है रूट से उसको जो है पानी ही मिलता है, किसी भी प्लांट को रूट से सिर्फ पानी ही मिलता है, मिट्टी से सिर्फ पानी ही मिलती है, नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है। किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये चीजें होने भी बहुत जरूरी है। और वो चीजें भी उसको किससे मिलती है, मिट्टी से। वो चीजें भी उसको किससे मिलती है, रूट से। ठीक है, तो रूट से और क्या क्या मिलता है वो बात है नोट में लिख लो। वैसे तो मेनली यहाँ पर बात पानी की हो रही थी, लेकिन जब टॉपिक आया ही है रूट का तो थोड़ा सा लिख लो। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, other materials like नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस, मैं बोर्ड पे स्पेलिंग लिख देता हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कॉमा आयरन, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इस तरह के कंपोनेंट अक्सर प्लांट को मिल जाते हैं, और किससे, रूट से। मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल, आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। तो इसमें से वैसे तो सभी कंपोनेंट जरूरी है, जैसे कि पानी,
लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी कंपोनेंट है ना वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्लांट को मेनली क्या मिलता है, प्रोटीन। नाइट्रोजन से ही उसको दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिल पाते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है उसका नाम सेकंड नोट में लिख लो। तो लिखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन इज वेरी असेंशियल एलिमेंट। कई बार पेपर में आया है, उस एक एलिमेंट का या उस एक कंपोनेंट का नाम बताओ जिससे प्रोटीन मिलता है प्लांट को, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज वेरी असेंशियल एलिमेंट used in synthesis, used in synthesis। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मतलब प्लांट प्रोटीन बनाते हैं किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन की हेल्प से। नाइट्रोजन इज वेरी असेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन अगर सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए एक प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो ये था उसका दूसरा रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस का दूसरा रॉ मटेरियल था वाटर। अब लिखो तीसरा रॉ मटेरियल, कैपिटल सी लिखना। कैपिटल सी में मैं लिखाऊंगा क्लोरोफिल के बारे में। देखो वैसे तो क्लोरोफिल के बारे में मैंने सारी बातें बता दी, कितने टाइप की क्लोरोफिल पाई जाती है, कौन से सेल में क्लोरोफिल पाई जाती है, कौन से ऑर्गेनेल के अंदर क्लोरोफिल बनती है, ठीक है, कौन कौन सी क्लोरोफिल ज्यादातर पाई जाती है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो क्लोरोफिल को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक छोटी सी लाइन जरूर लिखनी है क्लोरोफिल के लिए कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब पानी और CO2 तो जरूरी है ही, ये भी जरूरी है क्योंकि प्लांट का नेचर कैसा होता है, ग्रीन। और अगर प्लांट का नेचर ग्रीन होगा तभी फोटोसिंथेसिस अप्लाई हो सकता है। तो लिखो क्लोरोफिल के लिए, इट प्ले अ की रोल। की रोल का मतलब एक मुख्य रोल। इट प्ले अ की रोल in photosynthesis. It play a key role in photosynthesis. In photosynthesis, it convert CO2 and water. It convert CO2 and water. ये क्या करती है, CO2 और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं। इट कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इट कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो देखो जो चौथा कंपोनेंट है सनलाइट। सनलाइट को मैं एक्सप्लेन नहीं करा रहा क्योंकि इन्वायरमेंट में फ्रीली मिलती है सन से। ठीक है, तो उस एलिमेंट को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पेपर में रॉ मटेरियल एक्सप्लेन करने को आते हैं तो तुम्हें भी ये तीन ही एक्सप्लेन करने हैं। सनलाइट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कभी सनलाइट को अलग से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कई बार ऐसा आता है कि अच्छा तुम बताओ ग्रीन प्लांट को अपना न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से मिलता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन कई बार पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस हमने इतनी जल्दी पढ़ तो लिया, एक रिएक्शन हो गई और थोड़ा बहुत लिख लिया, नहीं, ये लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक लाइफ रहेगी प्लांट की तब तक ये फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा। तो कितने स्टेप के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, ये सन से क्या लेता है, लाइट, और उस लाइट एनर्जी को यूज करता है पहले। ठीक है, लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है पहले, सबसे पहले ग्रीन प्लांट उस चीज को एब्जॉर्ब करता है।
तो अगला हेडिंग तुम्हें डालना है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुश्किल से तीन स्टेप्स हैं, बस 3 या 4 स्टेप्स। स्टेप्स बोलो या इवेंट्स बोलो, मतलब कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर, मतलब फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो तुम नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, छोटा सा हेडिंग है, डालो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो इवेंट बोलो या स्टेप्स बोलो एक ही बात है, तो स्लैश करके अगर दोनों लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला तो यही है, ये सन से आने वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। प्लांट अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से आने वाली, और किस हिस्से में एब्जॉर्ब की जाती है, क्लोरोफिल। तो लिखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, लिखो प्लांट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है, जो उसके अंदर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का वो इस्तेमाल करता है प्लांट। प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। प्लांट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। और जब प्लांट को लाइट एनर्जी मिल जाती है, मतलब प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई है, लाइट एनर्जी। किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर ली गई है, क्लोरोफिल की हेल्प से। दूसरे स्टेप में उस लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है प्लांट, केमिकल एनर्जी में। लाइट से वो क्या बनाना शुरू कर देता है, केमिकल, ऐसे केमिकल जिसकी जरूरत प्लांट को होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और भी बहुत सारे। तो अगला स्टेप लिखो, ये केमिकल ही तो होते हैं, और क्या होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। तो लिखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, मतलब वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसी प्रोसेस के साथ साथ वाटर भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके तुम्हें मालूम है ना वाटर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, H2O, हाइड्रोजन भी होती है पानी में और ऑक्सीजन भी होती है। तो जब उसके पास केमिकल एनर्जी आ जाती है ना प्लांट में, तो वो केमिकल एनर्जी की हेल्प से वाटर के ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग करता है। हाइड्रोजन यूज कर लेता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है बाहर, जो कि हमें मिल जाती है। मतलब प्लांट सबसे पहले लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। वो उसके हाइड्रोजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी में लिखना कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना, मतलब वो वाटर को किस में तोड़ देता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। पानी के 2 कंपोनेंट अलग अलग कर देता है। एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड स्प्लिटिंग, बोर्ड पे लिखी हुई है स्प्लिटिंग की स्पेलिंग, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बिना एनर्जी के वो ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वाटर के साथ तो कर लिया, देखो सनलाइट से लाइट एनर्जी यूज करी, और ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की हेल्प से यूज करी। जब क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी आ गई, तो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। उस एनर्जी का इस्तेमाल किस लिए करा, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। अब बस एक ही कंपोनेंट बचा है पूरे प्रोसेस में, CO2, है ना। मैंने सारी चीजों का इस्तेमाल करवा दिया, सनलाइट भी इस्तेमाल कर ली,
क्लोरोफिल भी इस्तेमाल कर ली, वाटर भी इस्तेमाल हो गया, अब बस एक ही चीज बचा है CO2। CO2 से प्लांट बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिखो तीसरा स्टेप, तीसरा इवेंट लिखो, लिखो रिडक्शन ऑफ CO2, मतलब वो CO2 को किस में रिड्यूस कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कहने का मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस इवेंट पर आकर खत्म हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखो कितना आसान हो गया, एनवायरनमेंट से सनलाइट लेगा क्लोरोफिल की हेल्प से, उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन बाहर कर देगा, हाइड्रोजन खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बची बारी CO2 की, CO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में, तब जाके न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है ग्रीन प्लांट का। और जरूरी नहीं है ये प्रोसेस ग्रीन प्लांट में ही चले, कुछ ग्रीन एल्गी होती हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस काम करता है। तो ये बात तुम नोट में लिख लो बस अब, और फिर हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे अपने न्यूट्रिशन की, मतलब हेटेरोट्रॉफिक। तो नोट के अंदर बस एक लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो photosynthesis process occur in algae, photosynthesis process occur in algae and some bacteria, and some bacteria। मैंने सम वर्ड इसलिए लगवाया क्योंकि हर एक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस अप्लाई नहीं होता है। तो देखो अभी तक हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। देखो भले ही वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन फूड बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट तो उन्हें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं ना। CO2 हम लोगों से मिल रही है, सोच रहे हो ना, CO2 तो हमसे मिली है उन्हें। तो देखो एक तरीके से प्लांट भी दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन वो नेचुरली अपना फूड खुद बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक है, बस इस सेंस में, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो अगला टाइप अब हमारा आ गया है हेटेरोट्रॉफिक। तो मैंने पहले बता दिया था हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, कोई कोई एनिमल ऐसा है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, और बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर। ठीक है, तो देखो अब हम पहले हेटेरोट्रॉफिक की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक भी तीन तरह का होता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोफाइटिक। ठीक है, इसको होलोजोइक भी कहते हैं। तो इन सब की बातें मैं बाद में करूंगा, पहले हेटेरोट्रॉफिक की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना। तो लिखो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। In this type of nutrition, the organisms cannot make their, in this type of nutrition, the organisms cannot make their own food, cannot make their, बोर्ड पे लिखा हुआ है own food, cannot make their own food। देयर यहां पर ये वाला आएगा, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो वो अपना फूड खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो लिखो बट डिपेंड ऑन अदर्स, बट डिपेंड ऑन
others for their food but depend on others for their food. तो वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो लगभग सभी टाइप के एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन अप्लाई होता है, किसी में सैप्रो तो किसी में पैरासाइटिक, किसी में पैरासाइटिक तो किसी में होलोफाइटिक। तो मैं सारे ऑर्गेनिज्म के नाम तो नहीं लिखवा रहा, लेकिन कुछ चुनिंदा लिखवा रहा हूं, तो नोट में लिख लो। लिखो ऑल एनिमल्स, ALL, ऑल एनिमल्स कॉमा बैक्टीरिया एंड फंजाई, all animals comma bacteria and fungi have heterotrophic mode of nutrition, have heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition। अब अगर अगला सब हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, डॉट बना के लिखो। इसके भी तो 3 टाइप्स होते हैं, वो भी तो पढ़ने हैं। तो एक सब हेडिंग बना के लिखना, डॉट लगा के लिखो, डॉट लगा के 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने हेडिंग डलवाया नहीं बोर्ड पे, तुम खुद से लिख सकते हो हेडिंग 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो लिखो कैपिटल ए, पहला है हमारा सैप्रो, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले मैं तुम्हें एक वर्ड का मतलब समझाता हूं, सैप्रो। ये जो सैप्रो वर्ड है ना, सैप्रो का मतलब होता है रोटन। सैप्रो का मतलब क्या होता है? रोटन। और रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा गला। मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किन चीजों से लेते हैं, जो सड़ी जाती हैं, गल जाती हैं। तुमने देखा होगा कई बार ब्रेड के अंदर फफूंदी वगैरह लग जाती है, फंजाई लग जाती है। यानी कि फंजाई के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कई बार क्या होता है, लकड़ी भी जब सड़ने लगती है, लकड़ी देखिए कई बार लकड़ी जब सड़ने लगती है तो उसके ऊपर ही फंजाई लग जाती है। ऐसा न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड बॉडी, डेड बॉडी तो खैर नहीं देखी होगी, मतलब देखी होगी, सड़ी हुई नहीं देखी होगी। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, अंदर के सेल्स डेड हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं, तो बॉडी सड़ने लगती है, उसके अंदर धीरे धीरे कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फंगस लग जाती है। तो ऐसा न्यूट्रिशन, वहां से फंजाई अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है, तो वो कहलाता है सैप्रोट्रॉफिक। तो सैप्रोट्रॉफिक कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किन चीजों से पूरा करते हैं? रोटन, सड़ी हुई चीजों से। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज उन्हें सड़ी गली, डेड डिके प्लांट मिल जाए, तुमने देखा होगा मिट्टी के अंदर भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं, मिट्टी के ऊपर हरी हरी काई वगैरह गंदगी सी हो जाती है, सड़ने लगती हैं चीजें। ठीक है, तो वहां पर इस तरह का न्यूट्रिशन हमारा अप्लाई होता है सैप्रोट्रॉफिक। मेनली अप्लाई होता है फंजाई में, मशरूम, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स, फफूंदी वगैरह वहां पर। ठीक है, तो लिखो सैप्रोट्रॉफिक में, पहले तो सैप्रो का मतलब ही लिखना है। लिखो सैप्रो मीन्स, लिखो सैप्रो मीन्स रोटन। बोर्ड पे लिखी हुई है रोटन, स्पेलिंग ई है ये। सैप्रो मीन्स रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, सड़ा गला। सैप्रो मीन्स रोटन। अब लिखो इसी के अंदर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो सैप्रोट्रॉफिक बोलो या फिर इसको ये भी बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, एक ही बात है, ट्रॉफिक या फाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स दैट न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक nutrition means that nutrition in which an organism
obtain nutrition, in which an organism obtain nutrition, किससे ऑब्टेन करता है वो अपना न्यूट्रिशन? डेड, मृतक शरीर से या सड़ी गली चीजों से। लिखो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली है, ठीक है, कई बार तो प्लांट के अंदर भी लग जाती है। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब कुछ एग्जांपल लिख लो जिनके अंदर सैप्रोट्रॉपिक पाया जाता है, तो लिखो मेनली ये फंजाई के अंदर ही पाया जाता है, तो लिख लो फॉर एग्जांपल फंजाई। पूरा का पूरा जो किंगडम होता है फंजाई, सब में सैप्रोट्रॉपिक पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, हाँ फंजाई की कुछ एग्जाम्पल लिख लो। फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड पे जो फफूंदी वगैरह लग जाती है, ब्रेड मोल्ड्स, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं स्पेलिंग, लाइक ब्रेड मोल्ड्स कॉमा ईस्ट, फंगस का ही पार्ट है, ईस्ट एंड मशरूम, ये तो सुना होगा। ध्यान रखना कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, लेकिन सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। कुछ मशरूम तो ऐसे होते हैं जिन्हें बस एक ही बार खा सकते हो, दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा खाने का, क्योंकि मामला सेट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब कुछ मशरूम कैसे होते हैं? टॉक्सिक, जहरीले होते हैं, ठीक है। कुछ ही स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एडिबल होती हैं। तो लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। अब अगला न्यूट्रिशन आ रहा है पैरासाइटिक। ये खतरनाक न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं जिनमें खुद में क्षमता होती ही नहीं है फूड बनाने की। देखो नाम से पैरासाइट का ना दूसरे शब्दों में मतलब मैं बताऊं, देखो अभी मैं बताता हूं। पैरासाइट या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ही बात है, पैरासाइट या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट को हम एक तरीके से चोर कहते हैं, मतलब ये लगा लो मेहनत किसी और ने करी है, चुरा कर कोई और ले गया। यहां पर क्या होता है फूड बनाने वाला ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फूड को खाने वाला ऑर्गेनिज्म अलग होता है। जो फूड को खा लेता है ना, यूज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको तो बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब चोर, बनाया उसने, मेहनत उसकी थी, पूरी जिंदगी कमाया उसने, चुराकर कोई और ले गया, खाने का काम कोई और कर रहा है। अब देखते हैं जो बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म इस फूड को बना रहा होता है वो होता है होस्ट। मतलब फूड को तैयार करने का काम, ऑब्टेन करने का काम होस्ट कर रहा है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने का काम, उसको खाने का काम कौन कर रहा है? पैरासाइट। मतलब पैरासाइट अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? होस्ट पर। पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन किससे लेता है? होस्ट से। अब देखना ये कैसे काम करता है। खैर मैं इतना कुछ तो नहीं बता रहा पैरासाइटिक के बारे में, लेकिन तुमने प्लाज्मोडियम सुना होगा, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, 9th क्लास में होता है, 11th क्लास की बायोलॉजी में भी होता है, 12th में भी होता है, ठीक है। 10th में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? ये हमारे लीवर सेल में घुस जाता है मॉस्किटो के बाइट करने पर। तो जब लीवर सेल में घुस जाता है तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं लेता, ये एक मलेरियल पैरासाइट है, नाम ही इसका यही है मलेरियल पैरासाइट। तो ये अपना न्यूट्रिशन क्यों लेगा? पैरासाइट तो चोर होता है, हमेशा दूसरे का खजाना लेता है। तो ये क्या करता है? ये पूरा न्यूट्रिशन हमारे लीवर सेल से लेता रहता है, और जब इसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है तो ये ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। खैर मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी लाइफ साइकिल होती है इसकी, वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये हमारे लीवर सेल में घुसकर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, यानी कि लीवर सेल हमारा क्या हो गया? होस्ट। हम फूड बना रहे थे, लेकिन उस फूड का एक पार्ट कौन ले रहा था? पैरासाइट, ठीक है।
तो पैरासाइट मतलब जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, होस्ट पर। और होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो जाता है और एनिमल भी हो जाता है। अब कैपिटल बी लिखो अगला, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक का मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब होता है एक तरीके से चोर, जो अपना फूड किसी होस्ट से लेता है, ठीक है। तो पैरासाइटिक के लिए लिखना, आप लिखो। पहले तो मैं पैरा का मतलब बता रहा हूं। यहां पर जो पैरा वर्ड लगा हुआ है ना, पैरा का मतलब होता है अदर्स, मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पैरा रहते हैं, ठीक है। और मेनली वो किस पर डिपेंड रहते हैं, होस्ट पर, कि होस्ट उन्हें बना कर देगा और हम खाएंगे, ठीक है। तो बनाने वाला कोई और है, मेहनत किसी और की हो रही है, लेकिन मजा कोई और ही ले रहा है। तो जो मजा लेता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो मजा देता है उसे कहते हैं होस्ट। तो लिखो, पैरा मीन्स अदर्स, पैरा मीन्स अदर्स। लिखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स दैट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक nutrition means that nutrition, parasitic nutrition means that nutrition in which food synthesized, in which food synthesized by others, मतलब जब फूड कोई और बना रहा है, in which food synthesized by others, food synthesized by others, मतलब फूड कोई और सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन उस फूड को एब्जॉर्ब कोई और ही कर रहा है, ठीक है। तो कुछ बातें अब हम नोट में लिखेंगे। तो पैरासाइटिक के बाद कुछ नोट लिखना। हाँ, नोट में लिखो ए पॉइंट। अब मैं तुम्हें दो बातें लिखवाऊंगा कि यहाँ पर पैरासाइट कौन होता है और होस्ट कौन होता है। वैसे तो तुम्हें पता चल गया है, होस्ट फूड को बनाने वाला होता है और पैरासाइट फूड को खाने वाला होता है, ठीक है। तो ए में लिखो पैरासाइट। हम पैरासाइट कहते किसे हैं, तो लिखो पैरासाइट्स। लिखो, इट इज द ऑर्गेनिज्म, इट इज द ऑर्गेनिज्म हु, इट इज द ऑर्गेनिज्म who absorbed food, जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो फूड को चुरा लेता है। इट इज द ऑर्गेनिज्म हु एब्जॉर्ब फूड, और किससे चुरा लेता है, होस्ट से। हु एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट, हु एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि जो फूड बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब लिखो स्मॉल बी, होस्ट के बारे में लिखो, इट इज द ऑर्गेनिज्म, इट इज द ऑर्गेनिज्म हु सिंथेसाइज, जो फूड को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब बना रहा है। इट इज द ऑर्गेनिज्म हु सिंथेसाइज फूड, who synthesize food। लिखो होस्ट, होस्ट में भी, होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, क्योंकि जो पैरासाइट होता है ना वो किसी में भी घुस जाता है, प्लांट में भी घुस जाता है और एनिमल में भी घुस जाता है। तुमने देखा होगा कई बार सब्जी के अंदर से या किसी फल के अंदर से कीड़ा वगैरह निकलता है, तो वो कीड़ा क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेता रहता है और अपने अंदर ग्रोथ करता रहता है। मतलब प्लांट के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन बन रहा है ना, तो प्लांट का न्यूट्रिशन खुद लेता रहता है। वो एक पैरासाइटिक का जीवन जीता है, और जब तक वो उसके अंदर रहेगा तब तक उसका जीवन रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो खत्म हो जाता है फिर। तो प्लांट के अंदर रहकर भी पैरासाइट अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी और एनिमल भी। तो इसमें लिख लो, होस्ट मे बी प्लांट, बोर्ड पे लिखा हुआ है मे बी,
होस्ट मे बी प्लांट और एनिमल, होस्ट मे बी प्लांट और एनिमल। तो अब मैं तुम्हें कुछ पैरासाइटिक के एग्जांपल लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो फंजाई में मेनली तो सैप्रोट्रॉफिक होता है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी होती हैं खतरनाक, जो कौन से न्यूट्रिशन का सहारा लेती हैं, पैरासाइटिक। तो लिख लो फॉर एग्जांपल, हाँ इसके ना पैरासाइटिक के ज्यादा एग्जांपल हैं, तो कुछ एग्जांपल इसके लाइन छोड़कर लिखना अलग से, एक हेडिंग सा बना देना एग्जांपल्स, पैरासाइटिक के कुछ एग्जांपल लिखो। फंजाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बहुत होता है, बल्कि ज्यादातर पैरासाइटिक ही होता है। फंजाई, बैक्टीरिया लिखो। अ फ्यू, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइटिक, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। अ फ्यू प्लांट्स लिख लो, लाइक कसकटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कसकटा, कसकटा। इसको नॉर्मली अमर बेल कहते हैं, कसकटा के ब्रैकेट में लिख लेना अमर बेल। इसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब तुम सोचोगे प्लांट बताओ, प्लांट तो ज्यादातर न्यूट्रिशन अपना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक, लेकिन ये ऐसा है, मैंने तुम्हें बताया भी था जब ऑटोट्रॉफिक चल रहा था, तो मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस उसी में काम करता है जो प्लांट ग्रीन होते हैं। तो ध्यान रखना, कसकटा ग्रीन प्लांट नहीं होता। अगर तुम इसकी इमेजेस देखोगे गूगल पर, तो ये तुम्हें ग्रीन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता है, इसके अंदर काम करता है पैरासाइटिक। अब वो कैसे, तो वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वो चैप्टर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसका रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करते रहें कि ये कैसे न्यूट्रिशन लेता है। कसकटा, एक एग्जांपल और लिखो, टिक्स, टिक्स, टिक्स कॉमा ऑर्किड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म लिखवा रहा हूं ध्यान से लर्न कर लेना, एग्जाम्पल पर कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्किड्स, बोर्ड पे देखो, लाइस, लीचेस। अब तुम पूछोगे ये सब ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं इनकी इमेजेस दिखा सकता हूँ गूगल पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंड टैप वॉर्म। बाकी हाँ, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल थोड़े से याद रखने बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टैप वॉर्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है एक्सप्लेन करो, टिक्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है एक्सप्लेन करो, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक। 10th क्लास के लेवल के हिसाब से इतनी बातें जरूरी हैं बस। वो न्यूट्रिशन होता कैसे, पूरा कैसे करते हैं ये अपना न्यूट्रिशन, इतना बातें हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारा हेटेरोट्रॉफिक का लास्ट टाइप बचा है, जिसका नाम है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तुमने सोचा होगा अभी तक दोनों में से हमने अपनी बातें तो करी नहीं, है ना, ह्यूमन बीइंग की बातें ना सैप्रोट्रॉफिक में आई ना पैरासाइटिक में आई, तो ह्यूमन बीइंग की बातें अब आएंगी। जो जितने भी हाईली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर एनिमल है ना, उन सब के अंदर होलोफाइटिक होता है, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, पैरट, इन सब के अंदर सेम न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक। ये सबके सब हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस होता है डाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस होता है इजेशन, कंप्लीट प्रोसेस होता है इंजेशन। तो वो सब हमें पढ़ना है। कैपिटल सी लिखो, लास्ट बचा है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक बोलते हैं इसको, या फिर होलोजोइक भी बोलते हैं, या फिर होलोट्रॉफिक भी बोलते हैं। तो होलोफाइटिक बोलो या होलोजोइक बोलो या होलोट्रॉफिक बोलो, एक ही बात है। तो देखो मेनली ये जो न्यूट्रिशन होता है हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ऐसे एनिमल्स में होता है जो काफी एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये अप्लाई होता है। कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस, कंप्लीट इजेशन, कंप्लीट एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है।
तो लिखो इस न्यूट्रिशन के अंदर। इसकी बातें मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमें पूरा एक्सप्लेन करना है अब। और देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सबके अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। एक तो तुम्हारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि अमीबा अपना कैसे न्यूट्रिशन पूरा करता है, ठीक है। और एक्सप्लेन किया गया है हम लोगों के लिए कि ह्यूमन बीइंग कैसे पूरा करते हैं अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा का इतना लंबा नहीं है जितना लंबा ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है। इसका न्यूट्रिशन कम से कम 2 या 3 क्लासेस तक चलता रहेगा, उसका तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन लिखनी है होलोफाइटिक की, लिखो। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is the mode of nutrition in which complex it is the mode of nutrition in which complex organic matter injected मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको हम पहले इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा। अभी मैं प्रोसेस पढ़ा नहीं रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग तब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं रफली बता रहा हूं। माउथ के थ्रू हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, फिर अंदर जाके डाइजेशन शुरू होता है। तो लिखो इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंजेक्टेड विच इज डाइजेस्टेड, जो धीरे धीरे क्या होता है डाइजेस्टेड, विच इज डाइजेस्टेड। और डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी उससे निकलती है वो एनर्जी हम क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब। बॉडी के हर एक पार्ट तक वो एनर्जी पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑर्गन्स विच एग्जिस्ट इन द बॉडी। कई सारे ऑर्गन की हेल्प से वो एनर्जी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना, हाँ लेकिन करना जरूर है 10th क्लास में। ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट समझाऊंगा भी, ठीक है। इंजेक्टेड विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मतलब हम फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनटू द सेल्स एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे जो ग्लूकोज मिल रहा है वो बॉडी के हर एक सेल तक क्या किया जाता है एब्जॉर्ब, ठीक है। तब जाके बॉडी वर्क कर पाती है। एब्जॉर्ब इनटू द सेल्स लिख लो। फॉर एग्जांपल अमीबा के अंदर भी यही काम करता है। हालांकि देखो अमीबा यूनिसेलुलर है लेकिन वहां पर भी कौन सा न्यूट्रिशन अप्लाई होता है होलोजोइक, होलोफाइटिक या होलोट्रॉफिक, एक ही बात है। अमीबा कॉमा फ्रॉग मेंढक, अमीबा फ्रॉग कॉमा ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा फ्रॉग कॉमा ह्यूमन बीइंग्स। तो ध्यान रखना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं हेटरोट्रॉफिक, उनको हम क्या कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। यानी कि अभी तक मैंने तीनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम लिखवाए हैं, हेटरोट्रॉफिक के 3 टाइप पढ़ाए ना, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोफाइटिक, तीनों पढ़ाए। और तीनों के अंदर कितने सारे एग्जाम्पल आ गए तीनों के टोटल। वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है हेटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं हेटरोट्रॉफिक। देखो बोर्ड पे बेशक फंजाई सैप्रोट्रॉफिक फॉलो करती है लेकिन सैप्रो भी तो किसका पार्ट है हेट्रो का। बेशक फंजाई पैरासाइटिक फॉलो करती है लेकिन पैरासाइटिक भी किसका पार्ट है हेट्रो का। बेशक हम लोग होलोजोइक फॉलो करते हैं लेकिन ये भी किसका पार्ट है हेटरोट्रॉफिक का। तो अल्टीमेटली हम कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक, इसलिए हमें क्या बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक फॉलो करता है उसे ऑटोट्रॉप्स,
जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक फॉलो करता है उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, बात वही है, ठीक है। तो बस एक लास्ट नोट लिख लो, फिर अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और अमीबा के बाद फिर हम अपना न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का। तो एक लास्ट नोट लिखो, बस लिखो एनिमल्स आर मेनली heterotrophs. Animals are mainly heterotrophs, जबकि प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, एक तो हमें वो पढ़ना है प्रॉपर डायग्राम के साथ, कई बार तुम्हारा 5 मार्क्स से आसपास आ चुका है, और एक पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन।